Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Assistant Manager and for Assistant Accounting. तो ये है आपका इसमें मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। तो सैलरी हेड के लिए मैंने आपको इस वीडियो में जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने एमसीक्यू पीडीएफ बना दी है। ठीक है, अराउंड 27 पीडीएफ्स हैं, वो आपके सब्जेक्ट वाइज मैंने बनाए हुए हैं। प्लस अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर वैसे नोट्स भी होंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी हैं, कंप्यूटराइज्ड भी है और हैंड रिटन नोट्स भी हैं। तो ये सारा आपको फुल पैकेज विद सिलेबस, आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। तो जिसको भी लेने हैं अगर नोट्स और ये सब पीडीएफ, तो वो मुझे कांटेक्ट करें hr shiv01@gmail.com। ठीक है, क्या चार्जेस रहेंगे वो सब मैं आपको वहीं पर डिस्कस कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, उसके अंदर सैलरी हेड मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसका मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए थे नोट्स में। तो सबसे पहले क्या है, इसका चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, जिस सेक्शन में हम सैलरी हेड चार्ज करते हैं इनकम टैक्स में, तो वो आपका चार्जिंग सेक्शन है 15। सेक्शन 15 के अंडर आता है। तो ये क्या है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर सैलरी इफ देयर इज। अब कब कौन सी चीज इनकम आपकी चार्जेबल होती है इनकम फ्रॉम सैलरी में। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी क्या होता है आप इसको टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, या तो आपका मर्चेंट और सर्वेंट वाली रिलेशनशिप हो। दूसरी होती है टैक्सेबल। अब टैक्सेबल कब कब होती है, ड्यू, या तो आपकी ड्यू है, अर्न बट नॉट रिसीव, आपने कमा लिया है मगर अभी आपको मिला नहीं है, या फिर आपके पास लीगल राइट्स आ गए हैं उसको रिसीव करने के, तब वो टैक्सेबल होता है अगर ड्यू है। और अगर रिसीट है तो एडवांस सैलरी। इन दोनों में, ड्यू या रिसीट में, जो भी चीज अर्लियर होगी उसके अकाउंट से आपकी इनकम ऑफ सैलरी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी उस डेट से। ठीक है, अब सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, अगर सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो सैलरी हेड में चार्जेबल नहीं होगी, वो होगी इनकम कहाँ पर, पीजीबीपी में। ठीक है, प्रोफेशनल एंड बिजनेस वाले में आपकी ये चार्जेबल होती है। वहीं पर सैलरी रिसीव बाय एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सबको टैक्सेबल होता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मतलब कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिली है पार्टनरशिप में, तो वो सैलरी हेड में नहीं होगी, वो आपकी पीजीबीपी में चार्जेबल होगी। वहीं पे अगर किसी एमएलए को मिलती है, आपके एमपीज को मिलती है सैलरी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्जेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इसको हम एम्प्लॉयर, इन दोनों केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप हुई होती है। अब दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, सैलरी में टैक्सेबल होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो वो पीजीबीपी में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। अभी देखो, सैलरी जो फॉरगोन हो चुकी है वो भी टैक्सेबल होती है। सैलरी जो सरेंडर कर दी गई है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ट्रीट एज सैलरी, उसको हम सैलरी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होता है वो भी टैक्सेबल होता है। तो ये वो चीजें हैं, क्या क्या चीज सैलरी होती है, क्या क्या चीजें टैक्सेबल होती हैं, क्या टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों की चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि हम कैसे कंप्यूटेशन करते हैं सैलरी की। तो मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, इससे प्रीवियस क्लास देखेंगे अगर आप इनकम टैक्स की, तो उसमें मैंने आपको सैलरी का कंप्यूटेशन करना दिखाया। तो सबसे पहले क्या आती है, आपकी बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डीएनएस अलाउंस, उसके बाद आपकी आती है कमीशन, देन आपका बोनस। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितना टैक्सेबल है, ये आपका होता है फुली टैक्सेबल। ठीक है, आपका अ, जो डीएनएस अलाउंस है वो भी फुली टैक्सेबल, कमीशन फुली टैक्सेबल एंड बोनस फुली टैक्सेबल। अगर वो कैसा है, आपका बोनस कैसा है, रिसीट बेसिस पर है। रिसीट बेसिस पर अगर बोनस है तो वो आपका फुली टैक्सेबल है, जितना मिलेगा उतना ही टैक्सेबल। ठीक है, जितना आपको मिल गया है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। वहीं पर आपके क्या आ जाते हैं, एडवांस सैलरी, या फिर हम इसको एरियल्स ऑफ सैलरी बोल देते हैं, ये भी आपका फुली टैक्सेबल में आता है। ये तो सारी हो गई आपकी फुली टैक्सेबल। अब आती हैं आपकी कुछ सेक्शंस। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 आपका आता है ग्रेच्युटी।
ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट है, कितना चार्जेबल होता है वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A ये होता है आपका पेंशन का सेक्शन, वो कितना टैक्सेबल है उसको भी अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें मिलती है आपको एग्जेम्पशंस। वहीं पर आपका आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, ये आता है आपका लीव सैलरी, इसको लीव सैलरी बोलते हैं। जैसे कुछ होती है ना कि आपकी छुट्टी की सैलरी मिलती है आपको, या फिर आप इसको लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो लीव्स अगर आपने नहीं ली तो आपको इनके बदले पैसा मिलते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 आपका आता है एलटीसी अलाउंस। ये एलटीसी अलाउंसेस हैं, ये भी अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। हमारा इस फिर आता है प्रोविडेंट फंड, जो भी प्रोविडेंट फंड रहा है वो सब। इसके अंदर और आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C, इसके अंदर आपके आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वीआरएस या फिर वीआरसी। वीआरएस मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये पूरी टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, एरियल्स ऑफ सैलरी, ये है फुली टैक्सेबल। उसके बाद आ जाते हैं ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 10A, 10 सबसेक्शन 5, यहाँ पे 10 सबसेक्शन 10C, ये है आपका वीआरएस का। फिर उसके बाद आपका आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B, ये आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है। देन आपके आते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आपके जितने भी परक्यूजिट्स हैं। परक्यूजिट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताए हैं, ठीक है, कि क्या क्या परक्यूजिट्स आए थे जो हमने क्वेश्चन किया है। तो आप इन सबको ऐड ऑन कर देंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी आने के बाद हम उसमें से लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 के अंदर हम क्या करते हैं, डिडक्शंस करते हैं। आप क्या क्या आपके पास सैलरी हेड में डिडक्शन आती है, ये चीज मैं आपको फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या क्या डिडक्शन आती है। तो सबसे पहले आपकी जो डिडक्शन आती है अंडर सेक्शन 16 में, सबसे पहले आता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अगर वो पेड किसने किया है, एम्प्लॉयर ने या फिर एम्प्लॉय ने, ये आपका ठीक है। दूसरा आपका आता है, अब ये होता है आपका पेमेंट बेसिस पे। नेक्स्ट आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेकंड डिडक्शन मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। देन आपकी थर्ड डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। यह है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें आता है 50,000 और ग्रॉस सैलरी, जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी है, जो भी इसमें क्या होगा, कम होगा। जो भी कम होगा उतनी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजें होती है। अब जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलती है पेमेंट बेसिस पे। और जो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है, जो हमने सेकंड वाला पढ़ा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ किसको मिलता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। बाकी किसी को, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला है तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा, तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता कितना है, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो उनका एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलता है, ये तीन चीजें हैं। या तो एक्चुअल अमाउंट जो उनको रिसीव हुई है वो, या फिर सेकंड है कि उनको मैक्सिमम 5,000 रुपए, और थर्ड है उनका कि 20% ऑफ देयर बेसिक सैलरी। ठीक है, और हम इसको 1/5 भी बोल सकते हैं। इन तीनों में जो भी सबसे क्या होगा, आपका मिनिमम होगा, वो उतना ही उसको क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। मिलेगी कि सिर्फ किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आप यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है बेसिक सैलरी क्या होती है। बेसिक सैलरी में हम, बेसिक सैलरी क्या है आपकी, जो ऊपर मैंने बेसिक सैलरी बताई है, अब यहाँ पे मैं नीचे बताऊंगी कि वो टैक्सेबल है कितनी है। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। देन आपका डीए क्या है, फुली टैक्सेबल है, वेदर इट इज इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स। आपको ना कई बार डीए लिखा होता है इन टर्म्स, कई बार नहीं लिखा होता है। अगर लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, आपका डीए फुली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आपका आता है डीए इन टर्म्स, का मतलब क्या होता है, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन।
जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट निकालते हैं, जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं, अगर उसमें इन टर्म्स लिखा होता है तो उसका मतलब वो आपका रिटायरमेंट की कैलकुलेशन में यूज होगा। ठीक है। इन ऑल द कैलकुलेशन द फॉर्मूला, जो भी कोई भी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हो, डीए को हम क्या करेंगे, इज कंसिडर ओनली इफ इट इज इन टर्म्स। हम डीए को तभी यूज करेंगे अगर वो उसमें लिखा होगा इन टर्म्स कि इसका यूज करना है। ठीक है। अगर नथिंग इज मेंशन तो हम डीए को अज्यूम कर लेंगे कि वो नॉट इन टर्म्स का है। अगर आपको खाली डीए गिवन है, दैट मीन्स वो इन टर्म्स का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नोट आता है हमारा कमीशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कमीशन के लिए। कमीशन के लिए क्या है, फुली टैक्सेबल है, वेदर वो आपका टर्नओवर कमीशन हो या फिर कोई अदर कमीशन। चाहे आपको टर्नओवर कमीशन लिखा हो, कई बार लिखा होता है कि इतने टर्नओवर पे आपको 20% कमीशन मिला है, या फिर खाली लिखा हो कि आपको 2000 का कमीशन मिला हुआ है, तो ये दोनों ही फुली टैक्सेबल होगी। नोट 4 देखते हैं। बोनस क्या है, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ये रिसीट बेसिस पे होता है, जितना आपको मिला है। ठीक है। इट इज ओनली डिक्लेयर्ड इफ गिवन, देन इट शुड बी इग्नोर। अगर आपको लिख दिया ना कि आज एम्प्लॉय ए को या सारे एम्प्लॉयज को 20,000 रुपए दिए जाएंगे, तो तब हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। मगर अगर आपको रिसीट मिल गई है, सबको 20-20 हजार रुपए उनके अकाउंट में आ गए हैं, तब वो टैक्सेबल होगा। खाली अनाउंसमेंट से टैक्सेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। नोट 5 देखेंगे अगर हम, यहाँ पर एडवांस और एरियल्स ऑफ सैलरी, ये मैंने बताया था फुली टैक्सेबल है। एडवांस सैलरी क्या होता है, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। रिसीट बेसिस मतलब कि जब आपको पेमेंट एक्चुअल में मिल गई है। इफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज गिवन ऑन, और ओनली एडवांस इज गिवन, देन इट शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज लोन। मान लो अगर आपको सैलरी बस ये लिखा हुआ है, इफ अगेंस्ट सैलरी इज गिवन, अगर आपको सैलरी की एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिला है, ठीक है, और एडवांस इज गिवन, दिया जाएगा, तो हम उसको इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि वो एज अ लोन कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एरियल्स ऑफ सैलरी। इट मीन सैलरी अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। जब भी आपको एरियल ऑफ सैलरी मिलता है, ठीक है ना, कई बार सैलरी हमें नहीं मिल पाती है तो हमें बाद में मिल जाती है एक साथ, तो वो आपका जिस ईयर में मिलेगा उस दिन वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। तो ये आपका एरियल्स ऑफ सैलरी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है ये आपका ग्रेचुटी का। मैंने आपको बताया था ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर आता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर ग्रेचुटी का है। ये क्या होता है, रिवार्ड टू एप्रिसिएटिंग द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब हम एम्प्लॉय को जो उसने सर्विस प्रोवाइड करी है उसको अप्रिशिएट करते हुए ग्रेचुटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये अंडर सेक्शन सबसेक्शन 10 के अंदर आती है। ठीक है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट है तो उसको मतलब ये तो एग्जाम्पशन मिलती है, वो हम बाद में बात करेंगे। देखो, अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली है, या फिर अगर ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट या एम्प्लॉय की डेथ के टाइम पे मिलती है, तो उनके दो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिली है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अदर एम्प्लॉय है, कोई भी दूसरी कंपनी का हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो फुली टैक्सेबल होता है। वहीं पर अगर रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होगा, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, वो क्या होंगे, फुली एग्जम्पशन मिल जाएगी उन्हें। मगर वो अदर कंपनी है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर है, वहां के एम्प्लॉयज को, अदर देन नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, वहां पर एम्प्लॉय कवर करता है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर वो अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आ रहा है, 1972 के अंडर आ रहा है, तो कुछ अलग क्राइटेरिया है। अगर वो उसके अंदर नहीं आ रहा है तो अलग क्राइटेरिया है। मान लो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का, उसके अंडर है, यस वाली सिचुएशन है, ठीक है, वो उसका पार्ट है, तो क्या होता है, इसमें तीन क्राइटेरिया है, इसमें जितनी भी कम होगी, तीनों में से जो भी कम होगा उतनी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्या है आपकी ग्रेचुटी के अंदर, कि अगर वो कवर कर रहा है अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है, अगर वो उसके अंडर आता है, तब क्या होता है, 15/26 मल्टीप्लाई में पर मंथ सैलरी इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। इसमें क्या कर लेते हैं, मान लो उसके लिखा हो 1 साल 6 मंथ, 1 year 6 month, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं कि हमने इसको 2 साल ले लिया। ग्रेटर देन 5 अगर आ गया, मतलब ये 1.6 है या 1.7 ईयर है, तो हम उसको 2 ले सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। ये है यस वाली सिचुएशन में, जब वो कवर कर रहा है, ग्रेचुटी एक्ट के अंडर फॉल कर रहा है। सेकंड इसमें आता है आपका कि जो जितनी भी आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई है,
ठीक है, या तो आपको उतना बेनिफिट मिल जाता है। थर्ड आता है मैक्सिमम कितना है, 20 लाख रुपए। ठीक है, इन तीनों में से जो भी सबसे लेस आएगा उतनी उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी ग्रेचुटी की। ठीक है, तो ये बात होगी। अब जो आपको मैंने पर मंथ सैलरी बोली है, पर मंथ सैलरी इसमें कैसे निकलती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, बेसिक सैलरी कौन सी वाली, लास्ट 10 मंथ की। ऐसे ही डीए अगर इन टर्म्स लिखा हुआ है, अगर इन टर्म्स लिखा हुआ है तो 10 मंथ का। ठीक है, और वहीं पर आपका हम इसके साथ डीए के साथ कमीशन भी ले लेते हैं। अगर कमीशन भी टर्नओवर पे गिवन हो, परसेंटेज पे गिवन हो, तो उसको भी हम 10 मंथ का ले लेंगे। आपको पर मंथ सैलरी कितने महीने की लेनी है, 10 महीने की लेनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं तब आपको ये एग्जाम्पशन मिलेंगे। और अगर वो नहीं होता है तब क्या होता है, अगर वो अंडर ग्रेचुटी एक्ट नहीं फॉल कर रहा है तो सिचुएशन अलग है। तब उस केस में क्या होता है, 1/2 पर मंथ ऑफ सैलरी, पर मंथ एवरेज सैलरी। अब देखो मैंने यहाँ बेसिक सैलरी कितने महीने की ली थी, 10 महीने की। तो जो यहाँ पर हम सेकेंड वाली फर्स्ट सिचुएशन, अगर वो नॉट कवर्ड है, एक्ट के अंदर नहीं आ रहा है, तो 1/2 पर मंथ एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी लेनी है। ठीक है, और आपको एवरेज सैलरी इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें था ना 1.6 को हमने 2 ले लिया था, ग्रेटर देन 5 था, 1.7 को हमने 2 ले लिया था। मगर इस सिचुएशन में हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर 1.6 लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे अगर 1.6 लिखा हुआ है तो हम उसको 1 ही लेंगे, चाहे वो 1.8 लिखा हो या 1.2 लिखा हो, हम उसको 1 ही लेंगे। जैसे 5.8 है तो हम 5 ईयर्स ही लेंगे, चाहे 5.9 आ जाए तब भी हम उसको 5 ईयर्स ही लेंगे, हम राउंड ऑफ वाले को नहीं करेंगे। ठीक है, जितना कंप्लीट ईयर है हम वही वाला ईयर कंसिडर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, हाफ इंटू पी पर मंथ एवरेज सैलरी निकाल लेंगे, इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, जो मैंने बताया था राउंड ऑफ हम नहीं करते हैं। सेकंड आता है इसमें जितना भी आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है। और थर्ड इसमें आ जाता है आपका कि मैक्सिमम ₹20 लाख। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आप अंडर कवर्ड फॉल कर रहे होते तो आप 15/26 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर और राउंड ऑफ की भी फैसिलिटी होती है कि आप ईयर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर फॉल नहीं करते तो 1/2 से डिवाइड करते हैं, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप 1.9 ईयर भी है ना तब भी हम इसको दो नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर फॉल नहीं करते। क्लियर हो गया, तो ये है आपकी ग्रेचुटी की क्या एग्जाम्पशन कैसे लगाई जाती है। अभी हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे अगर एमसीक्यू थ्योरी के टाइप पे आ जाते हैं तो इसमें से कोई भी थ्योरी पूछ सकते हैं कि ग्रेचुटी में मैक्सिमम कितनी एग्जाम्पशन मिलती है, तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिल जाती है। अब बात यह है कि अगर आपने ग्रेचुटी ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, जब आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे अदर एम्प्लॉय हो, वो फुली टैक्सेबल है। मगर आपने रिटायरमेंट की टाइम पे या डेथ की टाइम हो गया, उस टाइम पे ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो वो तो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। और अगर वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो दो क्राइटेरिया है कि वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर फॉल कर रहा है, यस कवर्ड कर रहा है, या फिर नहीं कर रहा है। अगर करता है तो उसका ये क्राइटेरिया है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसका ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इतनी इसको एग्जाम्पशंस मिलती है। आई होप आपको कोई क्लियर चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है पेंशन। मैंने बताया था पेंशन आपका आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, पेंशन मंथली ले लेते हैं, उसको अनक्यूमुलेटेड क्यूमुलेटेड बोलते हैं। अब वहीं पे क्यूमुलेटेड को हम बोल देते हैं जो हम लमसम पे लेते हैं, एक साथ हमने साल में एंड में ले ली। ठीक है, और जो हम हर महीने ले रहे हैं वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में नहीं होता है। अगर अनक्यूमुलेटेड ले रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो फुली टैक्सेबल है अगर आप हर मंथ पेंशन ले रहे हैं। वहीं पे अगर आप लमसम पेंशन ले रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, तो आपको फुली एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो उसके अंदर ये होता है कि आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है या ग्रेचुटी नहीं रिसीव्ड हुई है। तो उसकी दो सिचुएशन, अगर आपको ग्रेचुटी एक तो रिसीव हुई है, दूसरा कि ग्रेचुटी आपको नहीं रिसीव्ड हुई है। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है, ठीक है, अगर आपको मिली है, तो 1/3 इंटू में 100% ऑफ सैलरी। और अगर आपको नहीं मिली है तो 1/2 100% ऑफ सैलरी।
क्यूमुलेटिव जितनी भी क्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन आएगी वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। जो भी इसमें से वैल्यू निकल कर आएगी उतनी आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, नोट करना है, नोट में डाला हुआ है कि क्यूमुलेटिव पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड क्यूमुलेटिव पेंशन आउट ऑफ एन्यूटी पर प्लान ऑफ LIC आर एग्जेम्प्टेड। ये आपकी क्यूमुलेटिव एग्जेम्प्टेड कब कब होती हैं, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिली है या फिर एन्युटी प्लान ऑफ LIC पे मिली है, तो इसको फुली एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, इसका मेन चीज ये था कि अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है तो 1/3 ऑफ 100% ऑफ पेंशन, पेंशन की अमाउंट, जैसे मान लो पेंशन मिली है 9,000, तो 9,000 का 1/3, तो मतलब कितना आ गया आपका 3,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वहीं पे मान लो इस वाले केस में आपको 9,000 मिली है, तो 9,000 को आप 1/2 से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4,500, यहाँ पे इतनी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जो मैंने आपको सेक्शन नेक्स्ट बताया था, लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट का। इसका मतलब क्या होता है, इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज लीव। मान लो हर किसी को ना EL मिलती है, जो अगर आपने अपनी छुट्टी नहीं लोगे आप, तो आपको उसके बदले आपको उस दिन की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, ये वो वाली छुट्टियां होती है, अगर आपने वो नहीं ली तो आपको उनको उनकी उतनी ही आपको सैलरी मिल जाएगी, 1 दिन की, 2 दिन की, जितनी भी आपकी बची होंगी। तो ये आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA के अंदर आता है। ठीक है, ये MCQ मोटिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दे देते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कितने कितनी एग्जाम्पशन है, उनके सेक्शंस पूछ लेते हैं। अब ये भी क्या है, अगर आपने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लिया है, सिंपल वही जो आपने पेंशन और ग्रेचुटी के रूल में पढ़ा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबको फुली टैक्सेबल होगा। मगर अगर आपने इसे रिटायरमेंट या फिर अपनी वो जब डेट मेच्योरिटी आ गई आपकी, सुपर सुपर जब डेट आ जाती है कि अब हमें पैसा लेना होगा, उस टाइम की बात है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, सॉरी फुली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। वहीं पे अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस केस में आपका क्या हो जाता है, 3 क्राइटेरिया आते हैं कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलती है 3 लाख की। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि लीव इनकैशमेंट में मैक्सिमम कितनी अमाउंट की एग्जेम्पशन मिलती है, 3 लाख की मिलती है। सेकेंड उसमें आ जाता है एक्चुअल जितनी भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुई है लीव इनकैशमेंट की, लीव सैलरी की, वो सारी अमाउंट। ठीक है, या फिर आपका थर्ड आ जाता है कि लीव क्रेडिट, जितने आपको लीव क्रेडिट मिले हैं इनटू में एवरेज सैलरी ऑफ मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ। और फोर्थ आ जाता है 10 मंथ की सैलरी आपकी मल्टीप्लाई में एवरेज सैलरी पर मंथ। ठीक है, इन चारों में जो भी सबसे मिनिमम होगा उतना हम ले लेते हैं। अब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई उससे पीछे के जो 10 महीने हैं उतनी आपकी एवरेज 10 महीने की सैलरी ली जाएगी। ठीक है, एवरेज सैलरी पर मंथ अप टू 10 मंथ ली जाती है, तो उसमें क्या होगा, आपका DA आएगा 10 महीने का। DA इन टर्म्स में होना चाहिए, कमीशन परसेंटेज में होना चाहिए, टर्नओवर बेसिस में होना चाहिए। ऐसे आपकी एवरेज सैलरी निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो लीव क्रेडिट कैसे निकलता है। लीव क्रेडिट का फॉर्मूला है आपका लीव अलाउड माइनस में लीव अवेल्ड, कितनी आपको मिली थी और कितनी आपने यूज करी, उसको माइनस कर दोगे तो आपका लीव क्रेडिट आ जाएगा। अब लिखा हुआ है मैक्सिमम 30 days फ्रॉम एवरी लीव क्रेडिट, लीव अर्न कंप्लीटेड ईयर, लीव इंटाइटलमेंट इक्वल्स माइनस लीव अवेल्ड माइनस लीव इनकैशमेंट वाइल इन सर्विस। ये आपका 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, आप मेन ये वाला याद रखो, ये चीज है इंपॉर्टेंट बताने की कि लीव क्रेडिट कैसे निकलता है, जितनी आपको लीव अलाउ की थी जितनी माइनस आपने अवेल करी। ठीक है, मैक्सिमम जो आपको लीव मिलती है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैक्सिमम लीव मिलती है वो 30 days मिलती है फॉर एवरी लीव क्रेडिट या लीव अर्न कंप्लीटेड ईयर। एक साल में 30 दिन की आपको मैक्सिमम लीव अलाउ करी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये था आपका लीव इनकैशमेंट का प्रोसेस। अब नेक्स्ट मैंने आपके और भी प्रोसेस काफी सारे बनाए हुए हैं। देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं, बाकी जो आगे है ये वाला क्या चीजें टैक्सेबल होती हैं, कितनी छूट मिलती है, मैंने आपको बता दिया है। HRA कितना लिखता है, चिल्ड्रन अलाउंस कितना मिलता है। ठीक है, ये फंड है कुछ प्रोविडेंट फंड, उसका मुझे बताना है जो आपने नहीं पढ़ा है। रीव ट्रेवल का पढ़ा है, बताना है। बाकी जो टैक्सेबल है अलाउंसेस वो मैंने आपको बता दिए हैं कि HRA का ट्रीटमेंट क्या होता था, लास्ट क्लास में हो गया है वो। बाकी जो चीजें हमें पढ़नी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर जिसको भी नोट्स और
पीडीएफ चाहिए वो मुझे कांटेक्ट करें मेरे मेल पर, ठीक है। कल पढ़ेंगे इससे फर्दर। सो बाय।